तो स्वागत है आप सभी का आज फिर से। और मेरा नाम है उदित शर्मा। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो आप लोगों ने मुझे लास्ट क्लास में जो प्यार दिया और क्या है कि मुझे सपोर्ट किया, तो उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया और आपके लिए कुछ और करने का मेरे मन में बहुत अच्छा प्लान आया है। और मैंने ये सोचा है कि जो कि जो कि बच्चों को ईआई सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है और बच्चे बुक देखते ही क्या है कि डर जाते हैं। तो मैं उसके रिवीजन वीडियो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ और हम उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम उसको अच्छे से डिटेल में हम उसका रिवाइज करेंगे ईआईएस का। ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ में बने रहिएगा ताकि ऐसे ही आपके लिए न्यू न्यू सरप्राइजेस आपको मिलते रहें। ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और होप सो आपने लास्ट सेशन एंजॉय किया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं जल्दी से आपको लास्ट क्लास का जल्दी से रिकेप कर देता हूँ। क्विक रिकेप होने वाला है कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑडिट रिस्क पढ़ाया था, तो ऑडिट रिस्क का क्या मतलब था? इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ठीक है। मतलब कि ऑडिटर क्या करता है कि इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, बट बट ऑडिटर क्या करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे देता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। एंड ऑडिट रिस्क जो है टू कंपोनेंट से मिलके बनता है, रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। एंड रोमम भी टू कंपोनेंट से मिलके बनता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ठीक है। इसके बाद में हमने कंट्रोल रिस्क और एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एंड कंट्रोल रिस्क के बीच में हमने इनवर्स रिलेशनशिप को जाना कि क्या होता है। ठीक है। इसके बाद में हमने ये देखा कि ऑडिट रिस्क क्या नहीं होता, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। और रिस्क ऑफ असेसमेंट मतलब जो रोमम है वो टू लेवल्स पे निकालते हैं। एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, डेट मीन्स जो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करे डायरेक्टली, और अपन एजर्शन लेवल पे भी रोमम निकालते हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो ऑडिट करते हैं वो अकाउंट वाइज करते हैं, डेट मीन्स क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ा। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है। ठीक है। और फिर हमने इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि कंट्रोल रिस्क असेसमेंट व्हेन कंट्रोल डेफिशिएंसी आर आइडेंटिफाई, मतलब ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। एंड फिर हमने पढ़ा कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें मैंने आप सभी को ये बताया कि जो भी मतलब क्या होता है कि रिस्क होता है। ठीक है। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मतलब जो क्या होता है कि मैनेजमेंट होता है। ठीक है। तो वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाता है। ठीक है। तो अब ऐसा है थोड़ी है कि ऑडिटर सिर्फ है ना सबसे पहले रिस्क को है ना असेस करेगा, नहीं। ऐसे तो फिर वो है ना रेलेवेंसी ला ही नहीं सकता, वो है ना ऐसा रिलेशन बना ही नहीं सकता कि है ना सबसे पहले उसने रिस्क कर लिया उसके बाद कंट्रोल। मतलब कि अगर आपने रिस्क को एनालिसिस किया है ऑडिटर ने, तो उस रिस्क को रोकने के लिए क्या मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया है, आप उसको भी एनालिसिस करोगे तभी तो आएगा कंट्रोल रिस्क। ठीक है। एंड फिर हमने पढ़ा डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। Objective of auditor as per ASIC 315. As per ASIC 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. मतलब कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, इंक्लूडिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि रोमम में क्या आता है, यहाँ पे आया आर ओ एम सी, यहाँ पे आया है रोमम में, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। सो फिर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करोगे तभी तो आपको कंट्रोल रिस्क पता चलेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर
is to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error आता है at the financial statement and assertion level, मतलब जो financial statement को directly hit करे और किसी account balance को, that means assertion level, through understanding the entity and its environment, including the entity's internal control, thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assessed risk of material misstatement. डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज का क्या मतलब हुआ? डिजाइनिंग, इसको अगर आप सेकंड में सेकंड मतलब कुछ जनरल वर्ड में बोले तो इसको क्या बोलोगे? ऑडिट प्रोसीजर भी आप इसको बोल सकते हो। आप इसको ऑडिट प्रोसीजर भी बोल सकते हो कि आप रिस्क असेस क्यों करते हो? क्योंकि आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक सीरीज चलती है जिससे कि एक तो होता है ऐसे 300 जो प्लानिंग के बारे में बताता है। ऐसे 315 क्या करता है कि है ना रिस्क असेस करता है, और ऐसे 330 कहता है कि आपने जो रिस्क असेस किया उसको खत्म करने के लिए आप कौन से प्रोसीजर लगाने वाले हो। ठीक है, तो ये ऑडिट प्रोसीजर की बात करता है कि फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रेस्पॉन्सेज टू द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड एक आता है ऐसे 320 जो मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पे आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये आता है टू लेवल पे, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट एजर्शन लेवल। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। For the purpose of identifying and assessing the risk of material misstatement, the auditor shall, अब क्या है कि आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर करेगा रिस्क, मतलब आइडेंटिफाई रिस्क करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल्स दैट रिलेटेड टू रिस्क। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा एंड कंसिडरिंग द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, और फिर जो आइडेंटिफाई रिस्क है उसको असेस करेगा। क्या करेगा? असेस करेगा। एंड फिर आ गया उसको इवेल्युएट करेगा वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल से रिलेटेड है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करता है या फिर किसी अजर्शन लेवल पे। ठीक है, यही है, पोटेंशियली अफेक्ट मेनी अजर्शन related related the identified risk to what can go wrong at the adjustment level, taking account of relevant control that the auditor intend to test। ठीक है, कि जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उसको रिलेट करता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब कि क्या गलत हो सकता है एट द एजर्शन लेवल, क्या क्या कमियां हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। द कंसिडर द likelihood of misstatement including the possibility of multiple misstatement and whether the potential misstatement is of a magnitude that could result in a material misstatement। अब आता है आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब ये बोला कि आपको रिस्क असेस करना है, अब ये बोलता है कि आप रिस्क असेस करोगे कैसे, ये बताता है रिस्क असेस करोगे कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। अगर आप क्या है कि लिंकेज बनाते हुए चलोगे, इंटर रिलेट करते रहोगे, तो क्या होता है कि लैंग्वेज सेम होता है। ठीक है, तो आप क्या है कि आपके लिए इजी होता जाएगा। बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपने ऊपर क्या पढ़ा, तो आप यहाँ पे और वहाँ पे क्या है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में खास तौर पे। और जैसा कि मैंने पहले बोला है कि ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और 15 to 20 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी में बिल्कुल मत देखना दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आपका, अच्छे से बताया हुआ है। और प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अगर अभी भी ये क्या है कि टाइम है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। Definition: the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control. To identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level. Risk assessment procedure a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at financial statement and assertion level। ये देखो मैं जो बातें बोल रहा हूँ वही की वही सारी क्या है बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से रीड आउट करना है और आईसीए की टेक्निकल लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि अगर आप आईसीए की लैंग्वेज को नहीं लिखते हैं तो ही आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आपको मार्क्स तो आईसीए की लैंग्वेज लिखने से ही मिलेंगे, आप किसी और ऑथर की बुक रेफर नहीं कर सकते। ठीक है,
आपको ऐसे ही मटेरियल, हमारे लिए ऐसे मटेरियल भगवान है बेटा, तो आपको यहीं से पढ़ना चाहिए। द द ऑडिटर शैल परफॉर्म करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एजर्शन लेवल। ठीक है, ये हो गया अपना। अब ये ऐसे बोल रहा है कि जो आपने रिस्क असेस किया, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, उससे आपको जो भी मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ऑन विच टू बेस द ऑडिट ओपिनियन? नहीं। हो सकता है आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाने पड़ जाए, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन Information obtained by performing risk assessment procedure used as a audit evidence. Yes, क्योंकि हम कोई सी भी चीज़ पे ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगाते हैं? ताकि हमको ऑडिट एविडेंस मिले और हम उसको क्या करें, उसको यूज़ कर सकें टू फॉर्म एन ओपिनियन। Information obtained by performing risk assessment procedure and related activities may be used by the auditor as audit evidence to support assessment of the risk of material misstatement. In addition, the auditor may obtain कर सकता है audit evidence about class of transaction, account balances, disclosure and related assertion about the operating effectiveness of controls. Operating effectiveness of controls, even though such procedures were not specifically planned as a substantive procedure or as a test of control. Same चीज। The auditor also may choose कर सकता है to perform substantive procedure or test of control concurrently with risk assessment procedure because it is efficient to do so। तो ये हेल्प करता है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर। द रिस्क टू बी असेस इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। चाहे रिस्क क्या हो, चाहे वो एरर से हो या फिर फ्रॉड से हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है उसकी ऑडिट की जाती है। ठीक है, और इसको हम क्या है डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अपना चैप्टर नंबर 5 होता है। हम इसको आगे फर्दर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं? अब देखो, अगर कहीं भी आता है ना कि कौन कौन सी प्रोसीजर आपको लगानी है, तो आप आंख बंद करके इंक्वायरी तो लगा दो, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्वायरी ही करते हो। फिर अब क्या है कि सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट है नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपको जैसे मैनेजमेंट ने कोई डेटा दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दी, आप उस पर रिलाई कर लोगे। नहीं, क्योंकि वो बोलेगा, अरे अरे उदित भाई, क्या यार मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सही है, आप इसको कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो आपको मतलब कुछ भी बोले, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो, आपको ऑडिट प्रोसीजर के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है। So what is included in risk assessment procedure? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शेल इंक्लूड करेगा इंक्वायरीज। और इंक्वायरी हम किससे करते हैं? मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं और किसी अदर पर्सन से भी कर सकते हैं जो विद इन द एंटिटी हो, चाहे वो चाहे वो एम्प्लॉय हो एंड चाहे वो क्या हो, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट से हो। ठीक है। Judgment may have information that is likely to assist in identify risk of material misstatement due to fraud and error। कि मतलब वो अगर कोई भी एंटिटी के अंदर कोई भी बंदा है ना, तो ना ऑडिटर किसी से भी जो क्या करता है कि मतलब उससे है ना रिलेट करता है उस चीज़ से। ठीक है, तो वो उसको पकड़ सकता है, मतलब कि पकड़ने का इन द सेंस वो उससे इंक्वायरी कर सकता है। एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अब देखो जो मैंने यहाँ पे बताया, तो ये सेम चीज़ लिखा है कि मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है बाय ऑडिटर, इंक्वायरी इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन वह किसी से भी कर सकता है आइडेंटिफाइड रिस्क में थ्रू इंक्वायरीज ऑफ अदर विद इन द एंटिटी एंड अदर एम्प्लॉयज विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जो मैंने बताया वही है। एग्जाम्पल बच्चों खुद का लेना। अब आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स सपोज
कि आप कि है ना आप ऑडिटर हो, ठीक है? और मैं आपको एक डेटा देता हूँ जिसमें है क्या होता है कि रेवेन्यू है, ठीक है? एंड डेटर्स है, क्रेडिटर्स है एंड परचेज है। अब क्या है कि एक तो रेवेन्यू आपका 2000 करोड़ से दिखा रहा है और एक आपका परचेज दिखा रहा है 100 करोड़ से और आपका डेटर दिखा रहा है 200 करोड़ से, ठीक है? और आपका जो कि क्रेडिटर है वो भी क्या दिखा रहा है 250 करोड़ से। तो आपको नहीं लगता कि जो ये रिवेन्यू है उसमें गड़बड़ है? ऑफकोर्स लगता है। तो हम इस टाइप से एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके भी रिस्क असेस कर सकते हैं। तो अपन एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है कि वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे बट मैं आपको बता दूं कि ये लगता कहाँ पे है, जहाँ पे टू कंपोनेंट में क्या हो रिलेशनशिप हो, लाइक डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है? एंड sorry, debtor and sales and a creditor and purchase bank account etc. सो नेक्स्ट आता है, अब देखो इसको यहाँ पे इसने बताया है थोड़ा बहुत बट हम इसको चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या है यहाँ पे तो वही बताया जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है? आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स एंड may also provide information about the entity and its environment, ओके? अब आता है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब कि अगर आपको रिस्क असेस करना है तो आपने पढ़ा ऐसे 315 ये अपन कहते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है? बट क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? यस, क्योंकि अपना ऑडिट तो चलता रहता है। थ्रू आउट द ऑडिट हम इसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एंटिटी को क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है। एक तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है और एक क्या है ना डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, मतलब बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है? एनवायरनमेंट, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये देखो, डायनामिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। The understanding establish a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. For example, when assessing ROMM, मतलब प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ का इंक्लूड होता है, तो रोमम and determining materiality, considering the appropriateness of the selection and application of accounting policies आ गया, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है, आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड आ गया, मतलब कौन कौन से एरिया पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है? तो इंडस्ट्री रिस्क हो सकता है। And developing expectation for use when performing analytical procedure and evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumption and of management oral and written representation. अब आता है द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। मतलब कि आप जो है एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हो? ये देखो, ये मतलब इसलिए ज़रूरी है कि है ना जब आपको कोई ऑडिट आती है, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि आप बस पैंट ऊपर की और चल दिए कंपनी में कि हाँ, हम ऑडिट करने आ गए। नहीं, आप क्या करते हैं, अपना होमवर्क करते हो। मतलब किसी चीज़ को करने से पहले आप उसको कैसे करने वाले हो, आप वो देखते हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या देखते हो, इंडस्ट्री, ठीक है? और उसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की मतलब वो किस टाइप से इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? एंड नेचर ऑफ एंटिटी, इट्स ऑपरेशन, मतलब कि जो एंटिटी है वो है ना मतलब किस टाइप के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। लाइक मतलब जैसे कोई बैंकिंग में है, मतलब बैंकिंग फंक्शन, मतलब लोन एंड लाइक एनपीओ, ठीक है? and like any other activity like manufacturing concern, like trading concern, it's ownership and governance structure। तो ओनरशिप मतलब कि इस कंपनी के मालिक कौन है और इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? मतलब क्योंकि अगर आपको लगता है कि ओनरशिप जो है मतलब जो कंपनी के मालिक हैं
वो क्या है कि मतलब फ्रॉडुलेंट है, इनके पीछे की रिपोर्ट आई हुई है, अखबार में क्या खबर है। तो आप क्या है कि एक उसको देखते हो, टाइप ऑफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, उसको फाइनेंस कहाँ से की है, ठीक है। एंड फिर देखते हो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब कि यार अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, इसमें ए एस वन भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है कि अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, तो चेंज करते हो तो रिक्वायर्ड बाय एएस है कि नहीं है, मतलब शो करना ज़रूरी है कि नहीं है, ये अपन ज़्यादा अकाउंट्स में नहीं जाते, ठीक है। The entity's objective and strategy and those related business risks that may result in risk of material misstatement. The measurement and review of entities' financial परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरनल कंट्रोल। मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब देखो, क्या इंटरनल कंट्रोल सिर्फ अपन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? नहीं। क्या इंटरनल कंट्रोल सिर्फ इंटरनल कंट्रोल लगाता कौन है? इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि रिस्क जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी रिस्क आइडेंटिफाइड है, मतलब जो रिस्क हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क हैं, उनके लिए वो क्या करता है, कंट्रोल लगाता है, ठीक है। तो वो क्यों लगाता है? तो वो इसलिए लगाता है ताकि वो क्या कर सके, प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। क्योंकि मैनेजमेंट भी क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जो मतलब इंटरनल कंट्रोल उसने लगाए हैं, कंट्रोल्स उसने जो लगाए हैं, वो क्या सच में एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं? डाउट। उसमें एम्प्लॉय फ्रॉड हो सकता है, जिससे मतलब जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकते, मतलब कुछ भी एनी एरर, मतलब कि चाहे क्या है कि 100% अगर कंट्रोल सही भी लगे हुए हैं तो भी हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट भी क्या कर देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, नॉट एब्सोल्यूट, about the achievement of entities objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation। जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की बात होती है, इसके एजेशन क्या होते हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, सेफगार्डिंग ऑफ असेट एंड कॉम्प्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। द टर्म कंट्रोल्स रेफर्स टू एनी रेस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल लगाने के? अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम इसको जो इंटरनल कंट्रोल जो टॉपिक है, इसको मैनेजमेंट के पर्सपेक्ट से भी पढ़ते हैं और ऑडिट के पर्सपेक्ट से भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल चेक करने की क्या ज़रूरत है, रोमम निकालने के लिए? क्योंकि क्योंकि कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ रोमम, करेक्ट। तो अगर तो वो कंट्रोल रिस्क कैसे निकालेगा? तो फिर वो इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा। तो मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यही करना पड़ेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो सिर्फ़ वही इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, क्योंकि वो सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करता है, ठीक है? ये चीज़ पूछ सकता है कि कौन-कौन से इंटरनल कंट्रोल एक स्टैट ऑडिट किया करता है, स्टैट ऑडिटर चेक करता है, तो वो सिर्फ़ वही कंट्रोल चेक करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो। अब जो इंटरनल ऑडिट है उसका क्या पर्पज़ है? क्या वो सिर्फ़ वही इंटरनल कंट्रोल चेक करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो? नहीं, उसको तो सारे करने पड़ेंगे, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशन से मतलब रिलेटेड हो। तो वो किसी भी चीज़ से एंटिटी से रिलेटेड हो उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिपोर्ट देना पड़ता है कि मैनेजमेंट को जो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ डिज़ाइन करना इज़ नॉट इनफ, उसको इम्प्लीमेंट करना, धरातल पे लाना और उसमें कॉन्टिन्यूटी रखना, मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे। Transactions are executed in accordance with management journal और specific authorization। मतलब ये किसकी बात करता है? ये बात करता है रिलायबिलिटी ऑफ किसका? बताओ बच्चों, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रोमोटली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अमाउंट, सेम चीज इसके लिए यूज होता है। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसेट आर सेफ गार्डेड, ये भी इसका मतलब कि जो बेनिफिट्स है, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या होता है, इंटर रिलेट होते हैं। मतलब जो होशियार बच्चे होते हैं वो बेनिफिट को ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव को बेनिफिट बना देते हैं। And the record asset are compared with the existing asset at reasonable intervals and appropriate action is taken with regard to any differences. अब आता है एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। द ऑडिटर शेल ऑब्टेन करेगा एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द एंटिटी, सॉरी रेलेवेंट टू द ऑडिट। सही है। जो अभी मैंने आपको बोला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली हिट करे, डायरेक्टली अफेक्ट करे, सिर्फ उसी को ऑडिटर क्या करता है, अपना रेलेवेंट मानता है, उसी को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। एल द मोस्ट कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट आर लाइकली टू रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट ऑल कंट्रोल्स दैट रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर रेलेवेंट टू द ऑडिट। It is a matter of the auditor's professional judgment whether a control individually or in combination with others is relevant to the audit. अब आता है benefit of understanding of internal control। तो अब इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बोला, जो ऑब्जेक्टिव है वही इसके बेनिफिट हो सकते हैं। ये देखो कि आइडेंटिफाई करना टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट अफेक्ट करती है रोमम एंड नेचर टाइम एंड एक्सटेंड। एंटी एंटी मतलब किसका, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। मतलब कि आप कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाले हो, सब्सटैंटिव लगाने वाले हो तो सब्सटैंटिव में टीओडी लगाओगे या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, तो आपको उसका नेचर डिसाइड करना पड़ेगा। टाइमिंग, आप किस टाइम पे ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाले हो, एक्सटेंड किस हद तक, मतलब कितना उठाओगे सैम्पलिंग, तो वो हो गया। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब आता है नेक्स्ट, जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये अभी हमने चारों पॉइंट पढ़े हैं। रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। अब आता है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। ये जो मैंने अभी बताया कि मैनेजमेंट क्या करता है, सिर्फ ओनली रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता, चाहे इंटरनल कंट्रोल कितनी इफेक्टिवली वर्क करे। ह्यूमन एरर, जहाँ पे ह्यूमन है, मतलब जहाँ पे ह्यूमन है तो वहाँ पे क्या होता है, एरर भी होता है। तो ह्यूमन जजमेंट में मिस्टेक, तो इंटरनल कंट्रोल की ये भी लिमिटेशन हो सकती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। अब किसी भी इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ डिजाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको अंडरस्टैंड, मतलब जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको बताना पड़ता है कि ये इंटरनल कंट्रोल क्यों जरूरी है, इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, ताकि वो धरातल तल पे इजीली लाया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। फिर आ गया कोलिजन अमंग पीपल। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइक एक क्या है, परचेस ट्रांजेक्शन है, उस पे इंटरनल कंट्रोल है कि 3 पीपल या 4 पीपल क्या करेंगे, उसको साइन करेंगे। ठीक है, अब क्या पता चारों पीपल जैसे ऑफिस खत्म हुआ, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, चलो ठेके पे चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कि चाय की टपली पे मिलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर साथ में बैठ के डिनर करते हो। तो मतलब तीनों चारों ने मिलके क्या कर दिया, कोल्यूशन कर दिया, फ्रॉड कर लिया। तो इससे भी इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि यार ना कंट्रोल भी लग गया और फ्रॉड भी हो गया। एंड फिर जजमेंट बाय मैनेजमेंट, मतलब कि कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं और है ना कितने लगाने हैं। तो ये क्या है कि जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो है ना ये भी गलत होता, तो ये भी गलत हो सकता है एनालिसिस। फिर आता है लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो मैनेजमेंट होता है वो ओवरराइड करता है कंट्रोल्स को। ठीक है, तो ये स्मॉल एंटिटीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बिग एंटिटीज में भी। स्मॉल एंटिटीज में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो होता नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें एम्प्लॉय कम होते हैं। तो उसमें सिर्फ एक बंदा जो ओनर मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक्सरसाइज होता है मोर इफेक्टिवली ओवरसाइट देन इन लार्जर एंटिटी। ठीक है,
और वो क्या कर सकता है, अपना ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को, बिकॉज द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज लेस स्ट्रक्चर्ड, जो मैंने बोला। फिर आ गया कंट्रोल्स रेलेवेंस टू द ऑडिट, कौन से जो कंट्रोल है वो रेलेवेंट है टू द ऑडिट। There is a direct relationship between an entity's objective and the control set implement to provide reasonable assurance about their achievement। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल में। ठीक है, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड therefore controls relate to financial reporting, operation and compliance. Not all of these objective and controls are relevant to the auditor's risk assessment। फिर कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं टू ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स इज रेलेवेंट टू द ऑडिट, कि हम कौन-कौन से फैक्टर्स को क्या है कंसीडर करते हैं, रेलेवेंट हो सकते हैं। फर्स्ट मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस। अगर क्या है, मतलब साइज ऑफ एंटिटी में तो आप ये मान लो कि मतलब साइज अगर ज़्यादा है तो इंटरनल कंट्रोल भी ज़्यादा लगाए होंगे। ठीक है, एंड मटेरियलिटी अगर आप देखो तो मटेरियलिटी अगर हाई है तो फिर आप है ना कंट्रोल भी कम चेक करोगे। द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, applicable legal and regulatory requirements, circumstances and applicable component of internal control, nature and complexity of system that are part of the entity's internal control, including the use of service organization। फिर आता है कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना, क्या है कि मैनेजमेंट को मिलता है वो क्या हो कि कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। क्यों, मतलब ताकि वो जो इंटरनल कंट्रोल लगा रहा है वो क्या हो, रेलेवेंट हो, रिलायबल हो। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट। ठीक है, कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव डेटा नॉट रेलेवेंट टू एन ऑडिट, कि an entity generally has control relating to objective data not relevant to an audit, therefore need not be considered simple। Further, although internal control apply करता है the entities or to any its operating units and business process, and understanding of internal control relating to each of the entities operation units and business process may not be relevant to the audit। अब आता है nature and extent of the understanding of relevant controls। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। नॉर्मल है कि मतलब आपको है ना कौन से कंट्रोल की जो कि नेचर है, किस कंट्रोल का नेचर क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, और है ना मतलब किस हद तक वो काम करे उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि रोमन उसी से निकलेगा। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, इंक्वायरी के थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन। और ये एक चीज़ मैं बार-बार बोलता हूँ कि इंक्वायरी अलोन नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पस। सच पर्पस नहीं, ये किसी भी पर्पस के लिए अकेला इनफ नहीं है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट कोई भी डेटा दे तो आप क्या सीधा रिलायबल कर लोगे? नहीं, आपको डाउट करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो बोलेगा अरे उदित मैं बोल रहा हूँ ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। Obtaining an understanding of an entity's control is not sufficient to test their operating effectiveness unless there is some automation that provides for consistent operation of the controls। अब आता है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और होप सो आपको ये जो आज का सेशन है वो अच्छा लगेगा, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और भी अच्छी होगी, और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और होप सो आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन। सो अब क्या है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ईआईएस के लेक्चर भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आपने जो प्यार दिया मुझे लास्ट वीडियो में, वो मुझे सोचने पे मजबूर किया कि आपके लिए और क्या किया जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि आपको ईआईएस की भी क्लासेस दी जाएँ, तो मैं जल्दी आपके लिए रिवीजन सीरीज़ उसकी भी लाने वाला हूँ, और आप इस चैनल के साथ में बने रहिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए, चैनल की ग्रोथ और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? सो उम्मीद है कि आप इस चैनल को अपना मानोगे और मुझे भी अपना मानोगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।